एडोब इलस्ट्रेटर क्या होता है बेसिकली, इलस्ट्रेटर के अंदर हम वेक्टर ग्राफिक्स पे काम करते हैं, वेक्टर फाइल्स बनाते हैं। फोटोशॉप में हमने रास्टर फाइल्स बनाई थी और इलस्ट्रेटर में हम वेक्टर फाइल्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इलस्ट्रेटर पे वर्किंग करने का हमें एक और फ़ायदा ये होता है कि इलस्ट्रेटर की जो फाइल्स होती हैं वो पिक्सेलेट नहीं होती, ठीक है। उसके अंदर वो वेक्टर फाइल्स होती हैं, उसको हम जितना भी जूम इन कर लेंगे वो पिक्सेलेट नहीं होंगी। जबकि रास्टर फाइल्स जो होती हैं वो उनका एक पॉइंट होता है, वो एंड पॉइंट पर जाकर वो पिक्सेलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब वेक्टर फाइल्स क्या होती हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ सिंपली। जैसे कि क्लिप आर्ट होता है इस तरीके के, चाहे वो क्लिप आर्ट आपके किसी जो है ना नेचर से रिलेटेड हो, एनिमल से रिलेटेड हो, या जो है किसी आइकन से रिलेटेड हो, ठीक है। क्लिप आर्ट आइकन्स, सी, तो हमारे पास आइकन्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके की भी डिज़ाइनिंग, वेक्टर डिज़ाइनिंग इलस्ट्रेटर में कर रहे होते हैं। प्लस हम इलस्ट्रेटर के अंदर जो है लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लायर्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो कार्टून वेक्टर बनता है वो भी हम इलस्ट्रेटर पर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इलस्ट्रेटर बहुत डिटेल्ड सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हमें काफ़ी डिटेल में काम करना पड़ता है, जबकि फ़ोटोशॉप हमारा इजी सॉफ्टवेयर था, वो हम इजीली समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। जिस तरीके से हम फोटोशॉप के अंदर अपना कैनवास लेते हैं काम करने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इलस्ट्रेटर के अंदर चाहिए होता है आर्टबोर्ड काम करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने फ़ोटोशॉप में बाकायदा पूरा साइज़ लिया था और एक स्पेसिफिक साइज़ लिया था और उसके ऊपर काम किया था, ऐसे ही इलस्ट्रेटर के अंदर भी हमें एक स्पेसिफिक साइज़ बताना पड़ता है कि हमें इतने साइज़ पे काम करना है। देन आर्टबोर्ड लेने के बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरीके अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट न्यू, ठीक है। फोटोशॉप में भी ऐसे लिखा आता है, सिंपली क्रिएट न्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे इलस्ट्रेटर के फोटोशॉप के अंदर बाकी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, इलस्ट्रेटर में भी मिल रही होती हैं। अगर आपने कोई प्रिंट से रिलेटेड कोई आर्टबोर्ड लेना है, जैसे कि A4 पेज है, A3 पेज है, लीगल है, टैब्लॉइड है, तो वो आप प्रिंट में जाकर ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने कोई कस्टम साइज़ लेना है तो वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर डिफाइन करके ले सकते हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको एक इंट्रो दे रही हूँ, कुछ टूल्स बताऊंगी इलस्ट्रेटर के, तो सिंपली मैं यहाँ पे हेडिंग भी दे देती हूँ, यानी कि जो फाइल सेव करेंगे वो इंट्रो के नाम से कर देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया इंट्रो। आप अभी कोई भी विद इन हाइट ले सकते हैं, आर्टबोर्ड ले सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी हम कुछ डिज़ाइन नहीं कर रहे, जस्ट सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैं 1080 बाई 1080 पिक्सल्स का आर्टबोर्ड ले रही हूँ। प्लस अगर ओरिएंटेशन चेंज करनी होती है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक नई चीज़ है आर्टबोर्ड की। अगर आप एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड पर काम करना चाहते हो तो आप उसको जितना भी मतलब जितने आर्टबोर्ड्स यहाँ पे ऐड करोगे उतने आर्टबोर्ड्स आपके पास एक ही स्क्रीन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि 2 आर्टबोर्ड्स आ जाए एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2। नाउ एडवांस ऑप्शंस में आइए, कलर मोड। अगर कोई प्रिंट हो रहा होगा, कोई फाइल ऐसी आप बना रहे होंगे जिसको आपने प्रिंट करना पड़ेगा, तो फिर आपने कलर मोड CMY के लेना है, ठीक है। C फॉर सियान, M फॉर मरून, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक, CMY के कलर, ठीक है। और अगर आपने RGB पे काम करना है यानी कि स्क्रीन के लिए काम करना है, तो फिर हम RGB लेते हैं, रेड ग्रीन ब्लू स्क्रीन पे यानी कि कलर मोड पे हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अभी तो हमें कुछ प्रिंट नहीं करवाना है इसीलिए मैंने RGB मोड लिया है। देन रास्टर इफेक्ट बता रहे हैं कि यानी कि जब ये फाइल रास्टर बने, रास्टर मतलब जो फाइल्स हमारी जैसे कि हम फोटोशॉप पे बनाते हैं JPG, PNG, ठीक है। अगर आप इस तरीके की फाइल्स अगर बनाओ तो आपका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसने डिफाइन कर दिया 300 ppi, ठीक है। नाउ देन क्रिएट, 300 ही रखिएगा, कम नहीं कीजिएगा, नहीं तो पिक्सेलेट जल्दी हो जाएगी ना। अब मेरे पास मेरे कैनवास आ गए, सॉरी आर्टबोर्ड, इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड कहलाता है। मैंने 2 आर्टबोर्ड्स लिए थे तो यहाँ पे देखो 2 आर्टबोर्ड्स आ गए। अगर मैं 3 आर्टबोर्ड्स बोलती तो 3 आते, 4 बोलती तो 4 आते, ठीक है। नाउ सबसे पहले फाइल को सेव कर लिया करें ताकि आपकी फ़ाइल जो है अगर मतलब इलस्ट्रेटर बंद भी हो जाए बेसिकली वो रिकवर हो जाती है, लेकिन फ़ाइल डैमेज होने का हमें ये होता है कि चांस होते हैं कि कहीं फ़ाइल डैमेज ना हो जाए। बहरहाल ना सबसे पहले जो है जो हम समझेंगे वो यहाँ पर समझेंगे मूव टूल की वर्किंग। मूव टूल हमारा क्या काम करता है बेसिकली, फोटोशॉप के अंदर ये मूव टूल कहलाता है, लेकिन इलस्ट्रेटर में इसे हम कहते हैं सिलेक्शन टूल, ठीक है। आप इसके थ्रू सेलेक्ट भी कर सकते हो और इसके थ्रू मूव भी कर सकते हैं, ठीक है।
समझाने के लिए जस्ट मैं एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, रेक्टेंगल या स्क्वायर आपकी मर्जी, आप जो बना सकते हैं, ठीक है। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, इसको मुझे एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे मूव करना हो, या इसको मुझे रीसाइज करना हो, या मुझे इसकी सिलेक्शन लेनी हो, सारी कंडीशंस में हम जो है अपना सिलेक्शन टूल ही यूज़ करेंगे। ये देखो, मूव करने का भी काम किया, सेलेक्ट करने का भी काम किया, प्लस रीसाइजिंग का भी काम किया इसने, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अपनी रीसाइजिंग बिल्कुल प्रोपोर्शनली करनी है, जैसे कि यहाँ से और यहाँ से इक्वली जो है ये प्रोपोर्शनली रीसाइज हो, तो आप जो है शिफ्ट होल्ड करके कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नर प्रेस कर लीजिएगा, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ से तो ये इंक्रीज हो प्लस ये इस जगह से भी इंक्रीज हो, यानी कि 4 साइड से इक्वली रीसाइज हो, तो शिफ्ट के साथ साथ आपने फिर ऑल्ट भी प्रेस कर लेना है, इस तरीके से, ये देखो, तो फिर ये इक्वली चारों साइड से आपका रीसाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ ये तो हमारा था सिलेक्शन टूल जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसी के बराबर में हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, अब मैं ये आपको समझा देती हूँ। बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारा जो है हमारे एंकर पॉइंट्स को एडिट करने का काम करता है। कोई ना कोई शेप अपने किसी न किसी एंकर पॉइंट से मिलकर बनती है, ठीक है। उसके कोई ना कोई पॉइंट्स लाजमी होते हैं, बगैर एंकर पॉइंट के कोई भी शेप ड्रॉ नहीं हो सकती। इवन मैं स्क्वायर या रेक्टेंगल के बजाय अगर सर्कल यानी कि एलिप्स भी ड्रॉ करती हूँ, शिफ्ट होल्ड करके एलिप्स ड्रॉ कर रही हूँ ताकि बिल्कुल गोल ड्रॉ हो, ठीक है, राउंड एलिप्स भी ड्रॉ करती हूँ, तो ये भी हमारे जो है एंकर पॉइंट से मिलकर बना होगा, ठीक है। मैं जैसे ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव करूँगी, इसके एंकर पॉइंट्स हमारे पास एक्टिव हो जाएंगे। ये देखो, ये भी 4 एंकर पॉइंट से मिलकर यहाँ पे बना है, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं, अगर हमें ये एंकर पॉइंट्स एडिट करने होते हैं तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे एंकर पॉइंट्स एडिट करने हैं, मुझे ये वाला पॉइंट एडिट करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पॉइंट एक्टिव हो गया। मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाती हूँ, देखो ये जो है ये ब्लू हो गया है, ठीक है। बाकायदा जो पॉइंट्स हमारे एक्टिव नहीं है वो अंदर से वाइट है, दिख रहा है आप लोगों को, ये वाइट है, जबकि जो मैंने अगर मैं इसी को ही एक्टिव कर लूँ तो ये फिर ब्लू हो जाएगा, सी, ठीक है। तो जो पॉइंट आपका एक्टिव हो जाएगा बेसिकली वो ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। तो आप इस चीज़ से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट आपने एक्टिव किया है और कौन सा पॉइंट आपका अनएक्टिव है, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को एक्टिव किया। नाउ अब मैं इसको एडिट करना चाह रही हूँ, तो मैंने जस्ट पॉइंट्स को एडिट कर भी आप एक कोई न्यू शेप भी बना सकते हैं। प्लस अगर कहीं पर आपके पॉइंट जो है ना मैच नहीं हो रहे हैं, या जो है ना हमारा अलाइन बिल्कुल आउट हो गया है, इक्वल अलाइन नहीं हुआ हुआ, तो उन जगहों पे भी हम अपने एडिट पॉइंट को यूज़ करते हुए उस चीज़ को इक्वली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको साइड कर रही हूँ ज़रा। नाउ मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको समझा दूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ही। मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, और मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव कर लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव करने से हमें एंकर पॉइंट्स तो मिलते हैं, प्लस उन एंकर पॉइंट अगर वो एंकर पॉइंट्स एजेस में है, यानी कि नोक आ रही है उसके कॉर्नर्स पे, ठीक है, तो लाजमी उसके साथ हमें इस तरीके का एक राउंड ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। ये राउंड ऑप्शन क्या काम करता है, बेसिकली अगर आप चारों पॉइंट्स को राउंड करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने सेंटर पे भी क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली चारों पॉइंट्स एक्टिव हो जाएंगे, और आप एक भी राउंड को पकड़ के, यानी कि जो सर्कल आ रहा है छोटा सा, उसको पकड़ के अपने पीछे की तरफ करोगे तो वो चीज़ राउंड हो जाएगी।
इस तरीके से। तो आप इस तरीके से राउंडेड रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चारों पॉइंट्स को राउंड नहीं करना चाह रहे, मैं जैसे इसको अभी एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। और मैं एक पॉइंट राउंड करना चाह रही हूँ, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, मैंने एक पॉइंट एक्टिव किया, देन मैं इसको राउंड करना चाह रही हूँ, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ एक एज बाकी रहे, यानी कि सिर्फ एक नोक बाकी रहे और बाकी सब राउंड हो जाए, तो आप तमाम को एक्टिव करके बस इस एक को अनएक्टिव कर दो शिफ्ट होल्ड करके, या शिफ्ट होल्ड करके तीनों को एक्टिव कर लो, जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। देन अब मैं इसको राउंड कर रही हूँ, इस तरीके से शेप बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अब मैं इसकी एक और कॉपी ले रही हूँ। कॉपी लेने के लिए हमारी कीज भी होती हैं, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, शिफ्ट होल्ड करके मैंने इसको रोटेट किया, और इसी की मैं एक और कॉपी ले रही हूँ, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, शिफ्ट होल्ड करके एक और यहाँ से रोटेट कर रहा है। शिफ्ट होल्ड मैं इसलिए करती हूँ बेसिकली ताकि सेम इक्वल साइज में इजीली होल्ड हो जाए, ठीक है ना। इसको उठा के मैं साइड कर रही हूँ, साइज छोटा कर लेते हैं। इसी तरीके से हम जो है ना चारों पार्ट्स नहीं करना चाह रहे, कोई से 2 पार्ट्स करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से राउंड एक पार्ट, शिफ्ट होल्ड करके सेकंड पार्ट, देन लीफ भी बन सकता है इस तरीके से करके, ठीक है। दोबारा देखिए, दोनों पॉइंट सिलेक्शन में लिए हैं मैंने, देन राउंड। सी कलर आप इसका ग्रीन दे दीजिए, इसको उठा के मैंगो के ऊपर रख देता है। नाउ इसके अलावा जो इसमें एक और टूल होता है हमारा ग्रुप सिलेक्शन टूल। बेसिकली अगर आप कोई चीज़ को ग्रुप कर देते हैं, मिसाल के तौर पर ग्रुप आपने फोटोशॉप में भी मुझसे सीखा हुआ है। अब जैसे कि ये 4 अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है, मैं इन चारों को ग्रुप कर देती हूँ कंट्रोल जी प्रेस करके, या राइट क्लिक करके भी आप ग्रुप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैंने इसको ग्रुप कर दिया। अब ये चारों एक साथ ही मूव होंगी, एक साथ ही रीसाइज होंगी, एक साथ ही रोटेट होंगी, इस तरीके से, सही है। अब मैं ये चाह रही हूँ बेसिकली, अच्छा ये जो है ना रोटेट हो गया था मुझसे इस तरीके से, ठीक है, तो ये इस तरीके से रोटेट भी आप कर सकते हो, तो फ्लावर हो सकता है, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ बेसिकली कि मैं किसी एक शेप को सेलेक्ट कर लूँ। डबल क्लिक करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक नहीं करते। बेसिकली डबल क्लिक से क्या होता है, वो आइसोलेशन मोड पे चला जाता है इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप आइसोलेशन मोड पे नहीं जाना चाह रहे, डबल क्लिक से सिंपली राइट क्लिक करके आइसोलेशन सिलेक्टेड ग्रुप भी कर सकते हैं। तो आप जिस भी पार्ट को सिलेक्ट करोगे वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है। सेकंड हमारे पास ये होता है वे कि आप जो है ग्रुप सिलेक्शन टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से हमारा कोई आइसोलेशन मोड एक्टिव नहीं हुआ था। जब आइसोलेशन मोड एक्टिव होता है तो यहाँ पे ब्लू बार हो जाती है और बैकग्राउंड हमारा थोड़ा सा डल हो जाता है। ये देखो डल हो गया, देन ब्लू लाइन आ गई, इट मीन्स, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी आ रहा है। इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, देखो ग्रुप करके और यहाँ पे लेयर करके लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है। और अगर आप आइसोलेशन मोड कैंसिल करना चाह रहे हैं तो कहीं पर भी साइड में डबल क्लिक या सिंगल क्लिक कर दीजिए तो वो अनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप सिलेक्शन टूल का बस यही काम होता है कि अगर कोई भी शेप ग्रुप हुई हुई है और आपने किसी एक शेप को एडिट करना है तो सिंपली आप ग्रुप सिलेक्शन टूल से उस एक पर्टिकुलर शेप को एडिट कर सकते हैं इजीली। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और भाई अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए अल्लाह।